2008 में मालेगांव में बॉम्ब स्फोट हुआ था और उसका अंतिम फैसला होने जा रहा है 17 साल के बाद। ये फैसला होने जा रहा है। उसमें के एक आरोपी जो थे वो मेजर रमेश उपाध्याय हमारे साथ है। उस दिन क्या क्या हुआ था, ये 17 साल कैसे बीते, अभी जो फैसला होने जा रहा है उसमें से क्या अपेक्षा है, ये सब बातचीत करने के लिए वो सर आप हमारे साथ है। सर, उस दिन क्या क्या हुआ था और अभी 17 साल के बाद वो दिन कैसे आप हमारे साथ शेयर करेंगे? 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रात को 9:25 पे एक विस्फोट हुआ। दूसरे दिन हमको टीवी से और न्यूज़पेपर से पता चला कि कोई विस्फोट हुआ। हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 29 सितंबर को मैं बम्बई में था और मैं जिस होटल में रुका था, जिन लोगों से मिला था, उसमें पुलिस के इंस्पेक्टर, उड़ीसा के गवर्नर के एडीसी वगैरह थे। मैं जिन गाड़ियों से गया था और डेक्कन क्वीन से मैं वापस आया, मेरे पास रिजर्वेशन का टिकट था। तो मुझे इस विस्फोट से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन 24 अक्टूबर को मेरे घर में हेमंत करकरे आए और उसके पहले एटीएस की टीम आकर मुझे इलीगली अपने कस्टडी में लिया। और मैं उस टाइम निगड़ी कुड्डी में रहता था, रेल विहार में। उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन, चिंचोड़ पुलिस स्टेशन में कोई खबर नहीं दी, मुझे लेकर वहाँ गए। वहाँ जब मेरे घर में हेमंत करकरे आए, उसके बाद कुछ उल्टी सीधी बातें मेरी पत्नी के साथ की। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को आदेश दिया कि मुझे बम्बई लेके आएँ। मुंबई में जब मैं एटीएस में पहुंचा तो मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे टॉर्चर किया गया, बेल्ट से मारा गया, लात घूसे से मारा गया। प्रवीण जो परमवीर सिंह हैं वो उन्होंने मुझे मेरे कपड़े उतरवाए और मेरी छाती पर चढ़ के डांस करने लगे। मैंने जनेऊ पहना हुआ था, उसके ऊपर वो अपने जूते रगड़ रहे थे। और ये सारा मामला इसलिए हो रहा था कि मैं उस गुनाह को कबूल कर लूं जो मैंने किया नहीं था। मालेगांव से मेरा कुछ लेना देना नहीं, विस्फोट से कुछ लेना देना नहीं। मैं आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था, सोशल सर्विस में था और मैं जगह जगह घूमा करता था, लेकिन मैं मालेगांव में कभी गया नहीं था। मुझे मालेगांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग मुझ पर जोर बना रहे थे कि मैं मोहन भागवत का, प्रवीण तोगड़िया का, श्री श्री रविशंकर का, योगी आदित्यनाथ का नाम लूं, ताकि इन लोगों ने मुझे ब्लास्ट करने के लिए बोला है। मैंने साफ इनकार कर दिया कि हम जानते नहीं, हमारे लिए ये ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं और हमें इस विस्फोट से न कुछ लेना देना है, न मुझे उन लोगों के बारे में या उनके कार्यकलापों के बारे में कोई जानकारी है। वो लोग बड़े लोग हैं। वो नहीं माने। वो मुझे बोलते रहे कि हमको मालूम है कि तुमने नहीं किया है, लेकिन तुम अगर इन लोगों के नाम नहीं लोगे तो हम तुम्हें एक्यूज्ड बनाएंगे। फाइनली 4 दिन बाद उन्होंने दिवाली की रात को मुझे एक्यूज्ड बनाया और दूसरे दिन नासिक में पेश किया। नासिक में जब जज ने मुझसे पूछा तो मैं उसी दिन नार्को टेस्ट के लिए रेडी हो गया और मेरा 3 बार नार्को टेस्ट हुआ। क्या पूछा था? नार्को टेस्ट में क्या पूछा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में सवाल पूछे जाते हैं इंजेक्शन देने के बाद। तो जो नार्को टेस्ट हुआ उसका जो रिज़ल्ट आया, 3 बार नार्को टेस्ट हुआ, तो उसका रिज़ल्ट जो भी आया वो प्रोसिक्यूशन ने, एटीएस ने कोर्ट में नहीं सबमिट किया। उसके लिए मैं हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट में उन लोगों ने लिखित रूप से ये दिया कि उस पर वो रिलाई नहीं करते। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट में 9 मुस्लिम एक्यूज्ड सिर्फ इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि नार्को टेस्ट में जो अहमदाबाद में हुआ था उसमें वो निर्दोष साबित होते थे। लेकिन वो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने आरटीआई में वो नार्को टेस्ट का रिज़ल्ट ऑब्टेन किया और मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो कोर्ट को पहले दिन से पता है कि मैं निर्दोष हूँ। सिर्फ मेरा ही नहीं, नार्को टेस्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह का 3 बार हुआ, कर्नल पुरोहित का हुआ और एक्यूज्ड का भी हुआ। और किसी का भी नार्को टेस्ट सरकार ने, जो उस टाइम की सरकार थी, यूपीए सरकार के जो वकील थे, उन लोगों ने
उसको सबमिट नहीं किया, ये कहते रहे कि वो उस पर रिलाई नहीं करते। जाहिर है कि हम लोग सारे निर्दोष हैं और ये पूरा केस जो हम लोगों पर बनाया गया फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, फ्रेम अप है। और सैफरन टेरर जो सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, यूपीए के अन्य लोग जो सैफरन टेरर की थ्योरी चलाना चाहते थे, उसके अंतर्गत जानबूझकर हम लोगों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, हर तरह से फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, आर्थिक रूप से हम लोगों को बर्बाद किया गया और सामाजिक रूप से हमारा बहिष्कार हुआ और हमें सहारा देने वाला कोई नहीं था। हमें सहारा देने वाला कोई नहीं था। हम और हमारी फैमिली ने ये 17 साल बहुत तकलीफ़ के साथ गुजारे और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। 9 साल बाद आपके साथ जो लोग थे उनसे आपकी अभी भी बातचीत होती है? उनके साथ बातचीत होने के बाद क्या क्या आप में आपके रिजल्ट्स में, और ये 17 साल कैसे बीते आपके? हम कोई इसी गैंग का मेंबर नहीं थे, हम किसी गुट के मेंबर नहीं थे, हमारा कोई ऐसा गैंग नहीं था या ऐसे लोगों के साथ हम नहीं मिल रहे थे जो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हों। हम समाज के सभी लोगों के साथ मिलते थे और सबके साथ बातचीत करते थे। अगर कोई बैठक करते थे तो पुलिस से परमिशन लेते थे। तो हमारा पूरा जो रिकॉर्ड रहा है जीवन का वो बहुत ही उच्च रहा है। सोसाइटी में हमारा स्टेटस है और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सरकार थी वो नीचता पर उतरी, धूर्ततापूर्ण आचरण किया और धोखे से हम लोगों को इस मुकदमे में फंसाया। झूठे गवाह खड़े किए, 550 गवाह थे, उसमें 330 गवाह आए, 30 से ज़्यादा गवाह जो हैं वो होस्टाइल हुए। कोर्ट में आने के बाद उन लोगों ने कहा कि उन्हें टॉर्चर करके और हमारे बारे में झूठ कहने के लिए कहा गया। तो ये पूरा केस जो है फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने मुकदमे को देखा है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं हुआ है और जो भी उन लोगों का कारगुजारी था, कारस्तानी था, जो भी झूठ इन्होंने फैलाया था प्रोसिक्यूशन ने, हमने उसको ध्वस्त किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम निर्दोष और बाइज्जत बरी होंगे। ये 17 साल के बाद फैसला होने जा रहा है, उसमें से क्या अभी अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा ये है कि हमें न्याय मिलेगा, हम निर्दोष और बाइज्जत बरी होंगे। 17 साल का तो मैं दोबारा पूछ रही हूँ क्योंकि फैमिली भी अफेक्ट हुई थी आपकी। फैमिली का कैसा कंडीशन था उस टाइम? ये 17 साल में आपको भी बाहर जाना आना ये सब मुश्किल हुआ होगा। मैंने कहा कि मुझे जो धमकी मिलती थी कि आपकी बेटी को रेप करेंगे आपकी आंखों के सामने, मेरे बच्चे के कॉलेज में गए ATS वाले और जाके बोला कि टेररिस्ट का लड़का यहाँ पढ़ता है। मेरी बच्चियाँ जहाँ नौकरी करती थी वहाँ जाके उनको बताया कि ये टेररिस्ट के बच्चे हैं। जो इस मकान में मैं रहता था आकुर्डी में, उस मकान के मालिक को बताया गया कि तुमने टेररिस्ट को मकान दे रखा है। उसने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और जो भी उनको लगता था कि हमारी कोई सहायता करेगा या किसी भी किस्म से हमारे समर्थन में या सहयोग में खड़ा होगा, ATS वाले उसके पास पहुंच जाते थे और उसको धमकी देते थे कि तुमको भी उठा के इसमें बंद कर देंगे। तो जाहिर है कि ऐसे में हम लोग हमारा परिवार असहाय था और बहुत ही तकलीफ़ से, मानसिक तकलीफ़ से, आर्थिक तकलीफ़ से गुज़रा। लेकिन आर्मी ऑफिसर हैं हम लोग, देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन हमें सच्चाई की जीत होगी और हमें न्याय मिलेगा। हमने भगवान के करिश्मे को बहुत नज़दीक से देखा। जिस व्यक्ति ने आकर मेरी पत्नी को अपशब्द कहे, मुझे गिरफ्तार करवाया, वो हेमंत करकरे, वो 26/11 में कसाब ने आकर मारा। पूरे विश्व में ये पहला एक इंस्टेंस है कि किसी दहशत
वादी दहशत विरोधी ये पुलिस के दस्ते के प्रमुख को किसी दहशतवादी ने मारा हो। जो एटीएस की ड्यूटी थी वो ये थी कि टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोलेक्ट करना और एजेंसीज़ को बताना। इसको काम को छोड़ के वो सैफरन टेरर का पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए हम लोगों को तंग कर रहे थे, हम लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। वो मारे गए। जो डीसीपी था, जो हमें गालियाँ देता था, हम लोगों को कैसा टॉर्चर करता था, वो उसका टांग टूट गया एक्सीडेंट में, मोटर एक्सीडेंट में। जो एसएचओ थे वो 6 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए और 3 साल की जेल हुई। वो नासिक में हमारे साथ जेल में थे। तो हमने ईश्वरीय न्याय को बहुत नज़दीक से महसूस किया है और हमें पता है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था एक अलग है और भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी हमको न्याय मिलेगा और हम लोग निर्दोष बरी होंगे। जो यातनाएं हमने सही हैं और जितनी बार हम दोहरा चुके हैं उतनी बार जो स्मृति पटल पर वो छवि आती है तो हमें वेदना होती है, हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। जो हमारे साथ हुआ वो भारत के किसी और नागरिक के साथ ना हो, ये मेरी कामना है। किसी भी बॉम्ब विस्फोट का रहने दो, किसी भी केस का 17 साल के बाद फैसला होता है। न्याय व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हो, उसके बारे में क्या राय है आपकी? 2006 मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसमें 39 भारतीय नागरिक मारे गए थे। आज तक ट्रायल चालू नहीं हुआ। 2008 में जो हुआ उसका फैसला हो गया। जो कसाब का था वो 3.5 साल में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, उसको फांसी पे लटका दी गई। मेरा ये साफ मानना है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुकदमे को ट्रायल में ले जाने में लेट करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरा चीज़, भारत के ये जो इतिहास है जुडिशरी का, उसमें MCOCA में या UAPA में जिस व्यक्ति को बेल मिल जाती है उसको सज़ा नहीं होती, क्योंकि उसका जो प्रोविज़न है वो यही है कि अगर किसी भी किस्म का शक भी नहीं है तभी उसको बेल मिलेगी, अदरवाइज बेल मिलती नहीं है। और हमें हाई कोर्ट से बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिली है। पुरोहित को, साध्वी को हाई कोर्ट से मिली, बाकी लोगों को लोअर कोर्ट से मिला। तो ये साफ जाहिर है कि किसी भी जज ने हम लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत किसी भी समय नहीं पाया। और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट हमने दी ही है, जो कुकटअप जो फ्रेम किया हुआ था, जो गवाह को उल्टा सीधा समझा के उनसे गवाही करवाई गई थी, जब वो कोर्ट में आए तो वो अपने पहले बयान से मुकर गए और उन्हें हॉस्टाइल घोषित किया गया। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मोहन जी भागवत का आपने नाम लिया था, योगी आदित्यनाथ जिनका आपने नाम लिया है, उनके साथ इसी बारे में तभी अभी कुछ चर्चा हुई है, होने वाली है ऐसे कुछ? मैं इन दोनों सज्जनों से कभी नहीं मिला। तोगड़िया को मैंने दूर से देखा है, मैं उनसे कभी नहीं मिला। श्री श्री रविशंकर के आश्रम में मैं एक बार गया हूँ, लेकिन मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं है, मेरी कोई उनसे जान पहचान नहीं है। तो और जिन आदमियों का नाम लेने के लिए वो बोल रहे थे, हमारा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है। और वो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, हम सामान्य आदमी हैं, हमारी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि हम उनके साथ पास जाएं। हमारी ज़रूरतें सीमित हैं, हमारी ज़िंदगी जीवन यापन बहुत सामान्य है, तो हमें उनके पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है और हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए, मैंने वो गुनाह किया नहीं है और जो मैंने किया है वो गुनाह नहीं है, क्योंकि देश प्रेम और देशभक्ति कभी भी गुनाह नहीं हो सकती। ये 17 साल कैसे बीते, ये उनके आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं उससे सामने आ रहे हैं, पर मैंने कुछ गुनाह ही किया नहीं, सो मैं इस फैसले में जो कुछ सामने आएगा उसमें मैं निर्दोष रहूंगा, ऐसा पूरा जो मत है जो सर ने व्यक्त किया है। कैमरामैन विजय राउत के साथ शिवानी पांढरे, ABP माझा, पुणे।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.